I welcome all of you in the new journey of optics. It is the part of our Pro Foundation course series जिसमें हम क्लास 7 से लेके क्लास 8 से लेके 12th 11th को कवर करते हैं और नीट और जेई एस्पिरेंट्स का भी विशेष ध्यान रखते हैं, बट फंडामेंटल जानने की कोशिश करते हैं। साइंस के कोर को नहीं छोड़ना है। तो इफ somebody says कि व्हाट इज लाइट, तो आप सोचो कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज है जो ओमनी प्रेजेंट है। इन जनरल आप बोलोगे कि दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपने नहीं ये टर्मिनोलॉजी यूज करी है तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं प्रिस्क्राइब करूंगा कि आपको ये टर्मिनोलॉजी बोलनी चाहिए। वी आर ऑल सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, जिसका एक छोटा पार्ट हमारे लिए विजिबल लाइट के फॉर्म में आता है। But study of optics, the study of light is not only confined with the visible part of that spectrum. हम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की चर्चा करते हैं। ऑल्दो स्टार्ट हम वहां से करते हैं जहां से हमारे सेंसेस काम करते हैं, 5 आई से लेकर ब्रेन और ये सारी चीजें। बट हम इसको हमारे रेडियो, हमारे माइक्रोवेव, हम इंफ्रारेड, एक्सरे कम्युनिकेशन में जो यूज हो रहे हैं उन सब तक लेके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस फैसिनेटिंग जर्नी पे चलने के लिए तैयार हैं, जिसमें हम आंसर करेंगे ऐसे क्वेरीज का जो बचपन से ही हमारे साथ साथ डेवलप होती रहती हैं। वन ऑफ देम या सम ऑफ देम आर, एक नहीं है क्योंकि वाई डज द स्काई टर्न्स रेड एट सनसेट एंड सनराइज। दिन में वो वाइट क्यों होता है? दादाजी का या दादी जी का जो ग्लास है, चश्मा है, उससे छोटे छोटी चीजें बड़ी क्यों दिखती हैं? इसको टेक्निकल में बोलेंगे तो वाह, हाउ डू माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई द इनविजिबल। क्या वो चीजों को बड़ा कर देता है? क्या चश्मा लगाने से आंखें ठीक हो जाती हैं? बस इसी में जब हम मैथमेटिक्स ऐड कर देते हैं तो ये नीट और जेई के बच्चों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए सोर्स बन जाता है पढ़ने का। तो लेट अस बिगिन आवर जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट वेयर फिजिक्स मीट्स विद द इमेजिनेशन। क्या क्या देख सकते हैं आप इसमें? पेरिस्कोप कैसे काम करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सबका एक छोटा छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन मिलता जाएगा। यहाँ पर आपके लिए इतनी सारी चीजें हैं कि आपको मजा आ जाएगा। जो भी आप यहाँ देखेंगे वो सब रे ऑप्टिक्स का ही एक छोटा सा पार्ट है। किसी भी पेड़ को देखने पर उसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है। अब ये एक बड़ा लेंस बना हुआ है और ये एक छोटा लेंस बना है, या इससे हमने देखो कैसे छोटी छोटी चीजों से मिलाकर लेंस का सबमिशन किया है, कंप्लीट किया है। यहाँ से आपको हमारी मैथमेटिक्स वाले पार्ट की भी जरूरत लगेगी कि किसको इंटीग्रेशन और किसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ऑल्दो हम इसमें उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। कोई भी चीज पानी में डालने पर अगर वो सीधी है तो हमको टेढ़ी क्यों दिखती है? वो टेढ़ी हो जाती है या वो टेढ़ी दिखती है? ऐसे सारे प्यारे प्यारे मैजिक्स हैं जिनको आम आदमी मैजिक बोलता है, बट आप उस पर से कवर हटा दोगे ऑप्टिक्स की जर्नी में और अब आप उसके लिए एक क्लीन, साफ, सुंदर, माइंडफुल ऑब्जर्वर बन जाओगे। तो आई होप कि आप हमारे आगे वाले पार्ट को सिंसियरली अपने कॉपी, पेन, बुक के साथ तैयार होके पढ़ेंगे। गुड डे डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपने अभी तक के हमारे वीडियोस देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो आप देखें। अभी तक हमने जो क्लासेस ली है वो मोशन, कैलकुलस, इन सारे टॉपिक्स पे ली है। ये जो क्लास अब हम आगे शुरू करने वाले हैं, इससे पहले से मैं आपको रिमाइंडर दिला दूं कि जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, वो एक बड़े प्रोजेक्ट का छोटा पार्ट है। प्रो फाउंडेशन कोर्स जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स को 11th और 12th के प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार करता है। दूसरा, जेई और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या सीयूईटी या जो क्लैट जिसके लिए भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, उसके आपके एप्टीट्यूड को बिल्ड करने का काम करता है। 9th और 10th में तो सारे ही सब्जेक्ट कॉमन है, तो यू हैव टू रीड और स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कंप्लीट।
बट 11th-12th के लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं पीसीएम या पीसीबी, उनमें भी आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन क्लासेस की हेल्प ले सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी डिफरेंट थ्योरी दी, उसके बारे में फिलोसॉफिकल डिस्कशन हम किसी और क्लास में करते हैं। आज मैं आपको बेसिक चीजों से शुरू करता हूँ, फंडामेंटल, जिसको अपन बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक है रे ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम वो पढ़ रहे हैं जिसको हम थोड़ा थोड़ा पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, कि लाइट के प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कहीं से टकरा के, किसी चीज से टकरा के वापस आ जाना, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और किसी दूसरे मीडियम में चले जाना, इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिसपे हम ये नहीं जानने की कोशिश करते कि लाइट ने ऐसा क्यों किया है, यानी कि वी आर नॉट कंसर्निंग विद द कॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज या दीज फिनोमिनास, उस तक के स्टडी को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और जैसे ही हम इनके फिजिकल फिनोमिना को, फिजिक्स के कॉज को जानने की कोशिश करते हैं, इसके इन डेप्थ मैकेनिक्स को जानने की कोशिश करते हैं कि लाइट ऐसा करती क्यों है, तो हम उसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स प्योरली 12th क्लास के सिलेबस से स्टार्ट होती है। मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट होती है, आगे तो ये चलती ही रहेगी इंजीनियरिंग या जो भी आप हायर स्टडीज करोगे फिजिक्स में, इसमें। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के लिए मैं आपको बताऊं छोटी छोटी सी चीजें, जैसे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज फॉर्मेशन आपने शायद सुना हो। इमेज किसको कहते हैं, इमेज का फॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। प्लेन मिरर किसको कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल स्टडी से अपन स्टार्ट करते हैं हमारी चीजें। कुछ हाई लेवल की चीजें जो ओलंपियाड्स वगैरह के लिए रिक्वायर्ड है, स्फेरिकल मिरर्स, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल्स प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं, अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, मतलब वो आखिर क्या कर रही है, कैसे कर रही है, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहली बात आपको जो नोट करनी चाहिए वो है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो यहीं से वेव की बात चालू हो जाती है ना, बट आप वेव को जस्ट कैसी बात समझो कि वेव एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम होता है। हम वही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं जो अभी तक अपन 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ चुके हैं। हम मोमेंटम जानते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, और हम एनर्जी भी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो बात आ रही है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो इसको आप सिर्फ इतनी बात जानो अभी कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फिनोमिना का रिजल्ट होती है। और ऐसा क्यों है ये हम पढ़ते हैं इन 12th क्लास। हम इस कोर्स को जैसे जैसे आगे ले जाएंगे तो हम इसमें भी ये सारी चीजें डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। पर आप अपनी प्रीवियस क्लास की इंफॉर्मेशन से जो बात अभी तक जानते हो वो ये कि v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। वेलोसिटी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, और फ्रीक्वेंसी जो टर्म है वो होती है 1 टाइम पीरियड। तो अगर हमने लाइट को वेव बोला है और आपको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ समझ में आता है, जो कि आपको सिर्फ अपनी पुराना रिकॉल करना है, तो जो भी आपको यहाँ पर क्लियर है ना, उसी के बेस पे ही मैं बता रहा हूं कि लाइट की वेवलेंथ का मीनिंग ये हो गया कि दो कंटिन्यूअस क्रस्ट के बीच का गैप, अगर हमने वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करा है तो ठीक है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम वेवलेंथ होगा। ये जो आपको यहाँ पर गैप दिख रहा है, देखो ये वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं वेवलेंथ क्या होता जा रहा है, कम। का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
ज्यादा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब ये होता है बच्चों कि उनकी इंटेंसिटी और एनर्जी ज्यादा है। यू कैन से कि एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप खुद ही सोचो प्रैक्टिकली कि हमको कौन सी रेज ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ये जो बीच का जो रेंज है ना, ये है विजिबल रेंज। इसमें हम सेफ हैं, ये हमारे लिए सेफ रीजन है। बट इसके जैसे जैसे इस साइड मूव कर रहे हैं, इस साइड मूव करने का मतलब हो गया वो रेंज हमारे लिए खतरनाक हो गई। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के ऊपर आता है एक्सरे, एक्सरे के ऊपर आता है गामा रे। एक्सरे के बारे में आपने पता हो कि जब किसी का कोई बोन फ्रैक्चर हो जाता है और हम मेडिकल इमरजेंसी रूम में जाते हैं, तो उस रूम में सबको जाना अलाउ नहीं होता। एक्सरे हार्मफुल रेडिएशंस देती हैं, इसका मतलब वो हमारे बोन में हमारे टिश्यू को पार करने की कैपेबिलिटी रखती है, अंदर जाने की सामर्थ्य रखती हैं। तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, उनको हम डेली लाइफ में हमारे आसपास यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अल्ट्रा वायलेट के बारे में भी आपने डेंटिस्ट लोगों से ही सुना होगा, बैक्टीरियाज वगैरह को मारने में। या अल्ट्रा वायलेट वाटर प्योरीफायर्स होते हैं, उनमें वो काम करती है। जो माइक्रो लेवल के बैक्टीरिया होते हैं जो हमको नहीं दिख रहे हैं, उनको मारने में, जो छन नहीं सकते, फिल्टर नहीं हो सकते। इसके नीचे का जो वेवलेंथ का रीजन है, ये सेफ रीजन है। मतलब ये सेफ मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा संभल के बोलूंगा, क्योंकि कुछ भी ज्यादा अगर लगातार हम एक्सपोजर में आते हैं तो हम इंफ्रारेड के भी, माइक्रोवेव से भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है किसी को। मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव रेडियो वेव या इंफ्रारेड यूज होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रात को हमको विजिबल होगा, यानी कि ऐसा कोई कैमरा है जो नाइट विजन कैमरा है, तो उसमें जिस रेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो इंफ्रारेड है। ह्यूमंस की जो वेवलेंथ विजिबल रेंज है ना, वो इतनी है जिसको हम सेफ रीजन बोलते हैं। ये हमारे लिए सेफ रीजन है, ठीक है। विबग्योर, आप यू कह सकते हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं? विबग्योर, VIBGYOR। विबग्योर का जो रीजन है, जिसको अपन वॉयलेट टू रेड रीजन बोलते हैं, इसमें रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है और वॉयलेट का वेवलेंथ मिनिमम है। अब आप मेरे को सोच के बता सकते हैं कि वॉयलेट और रेड में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? बता सकते हैं? एक छोटा सा पार्ट अगर मैं यहाँ पर आपसे इंक्लूड कर रहा हूँ के बीच में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि VIBGYOR, इसमें से इसका वेवलेंथ मैक्सिमम है और इसका वेवलेंथ मिनिमम है। तो जिसका वेवलेंथ मिनिमम है, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है और इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। ये यहाँ जाते जाते वेवलेंथ बढ़ रही है और इसके उल्टे आते आते फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। दूसरी बात जो हमने यहाँ नोट करी वो ये कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। वेव में फ्रीक्वेंसी तो नहीं पता चल रही हमको, या पता चल भी सकती है, बट अगर अपन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस वाइज गैप है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एंड फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं बोलना चाहिए, प्रोपोर्शनल नहीं, मोस्ट एक्यूरेटली अपन बोल सकते हैं बराबर ही नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एक बात जो हमको प्रीवियस शीट से, स्लाइड से याद रहनी चाहिए वो ये विबग्योर, और दूसरी ये, दूसरा मैंने आपको बताया कि एक्सरे खतरनाक है, एक्सरे के एक्सपोजर में आने पर डेंजर।
मेडिकल यूज करते हैं एक्सरे को, अल्ट्रा वायलेट से बैक्टीरिया किल होते हैं, पानी को साफ करने के काम आ सकता है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है। मोबाइल कम्युनिकेशन में हम इंफ्रारेड और रेडियो वेव यूज करते हैं। देखो, यहां तक की जर्नी से, डिस्कशन से एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे आसपास ऐसी कोई जगह है, धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं सोच के ताकि आप भी इसमें टाइम लगाएं, क्या हमारे आसपास ऐसी कोई जगह है जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना हो? गैस करो। ऐसा कोई प्लेस जहां पर आप रेडियो कम्युनिकेशन की रीच में ना आते हो। आप वहां मोबाइल लेके जाओ और वहां पर मोबाइल ऑपरेट ना करे। आप वहां पर एफएम रेडियो रिसीवर लेके जाओ और वो सिग्नल को रिसीव ना करे। आप ऑब्जर्व करोगे कि ऐसे बहुत ही कम ऐसे जगह मिलेंगे, मे भी आप लिफ्ट में चले जाओ तो रेडियो का सिग्नल ना आए। टनल, अगर अपन ने कोई लंबा टनल पे जा रहे हैं तो जो हमारा व्हीकल है उसका रेडियो सेट या मोबाइल कम्युनिकेशन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, वहां पे सिग्नल ट्रैप हो जाता है। बाकी आप देखो कि लाइट एवरीवेयर। तो थोड़ा सा इसको एक लेवल पे ले जाएं तो आप बोल सकते हो कि जैसे गॉड ओमनी प्रेजेंट है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओमनी प्रेजेंट है। ठीक है। बस ये तो थोड़ी सी एक साइड की बात हो गई। वापस से अपन अपने काम पे चलते हैं। तो लाइट की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो कुछ कुछ प्रॉपर्टी है आपको याद रखनी चाहिए। देखो, सबसे फंडामेंटल बात क्या है, लाइट के पास ड्वेल नेचर है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। अब इस लेवल पे वेव और पार्टिकल का डिफरेंस ज्यादा नहीं पता चलेगा, पर फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर कोई भी फिनोमिना आपको लग रहा है ना कि वो स्लो हो रहा है, तो आप समझो कि वहां पर वेव नेचर है। वेव नेचर में एनर्जी इंटरेक्ट होती है। आप किसी नए पर्सन से मिले, आपने उससे बातचीत करी, या आपको पसंद नहीं आया तो आपने बातचीत बंद कर दी, दैट इज कॉल्ड वेव नेचर। पर रास्ते में अगर दो गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, दो व्हीकल्स हैं, दो खिलौने हैं, उनको आपने आपस में टकराते हुए देखा, तो इंटरेक्शन हुआ, फास्ट हुआ, और ये नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर कहलाएगी। ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा है, बट लाइट भी अजीब सी ही है। ड्वेल नेचर है इसके पास। आप किसी एक ट्रेन को ऑब्जर्व करो, किसी हिल से, ऊपर पहाड़ से आपने ट्रेन को दिखाओ तो आप उसको सिर्फ ऐसा देख पाओगे। आप उसके डब्बों को काउंट करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं कर सकते, आपको वो लगभग लगभग कंटिन्यूस दिखेंगे। तो जो ये कंटिन्यूटी है ना, दैट इज कॉल्ड वेव। बट अगर ये ट्रेन स्लो है और आप प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप एक एक डब्बे को, बोगी को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट इज पार्टिकल। ठीक है। इतनी बात आप जान लो, जो भी फिनोमिना आपको लग रहा है कि वो फास्ट हो रहा है, उसमें पार्टिकल नेचर है। जिस फिनोमिना में आपको लग रहा है कि वो स्लो हो रहा है और डेफिनेट होगा, वो वेव नेचर। ठीक है। ये ज़्यादा क्लियर नहीं होता, और मैं उम्मीद भी नहीं करता कि ये क्लियर होना चाहिए अभी, अप टू 12th, क्योंकि यही वो पार्ट है फिजिक्स का जो आपको फिजिक्स में हायर लेवल पे रिसर्च करने के लिए इस टॉपिक से इस टॉपिक से जो है वो मजबूर करेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे आप लाइट के बारे में जानने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा कि मैं बहुत कम जान रहा हूँ। ये कैसी अजीब बात है? हाँ, ये अजीब है, और मैं इसके अजीबियत को स्वीकार करता हूँ, और आपको भी करना चाहिए, आई होप कि। तो आगे हम देखते हैं, लाइट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये तो मैंने भी आपको बताया। लाइट डज नॉट रिक्वायर मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। अब सन से हम तक जो रेडिएशन आ रहा है, सूरज से हमारे तक जो भी एनर्जी आ रही है, उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। अब सन से अर्थ का डिस्टेंस हमको आइडिया कितना है?
एग्जैक्टली वैल्यू मेरे को नहीं आइडिया, बट मैं आपको बताता हूँ मून से कितना है, तो आप आइडिया लगाना। 3,84,400 लगभग अप्रॉक्स हो सकते हो आप। ये तो मून और अर्थ का है, अब आप सन का सोचो। देखो साइंस में ना, साइंस में क्यूरियोसिटी हनी बहुत जरूरी है। तो जब तक आपको नहीं लगेगा ना कि आपको पता करना है, आप पता नहीं कर पाओगे। हम तो फैक्ट बता सकते हैं, डेटा बता सकते हैं। ऐसे ही एक और आइडिया है, इसीलिए मैंने वो डिस्टेंस बता नहीं रहा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ इतना स्पीड है। और अर्थ तक ये लाइट आने में टाइम लगता है लगभग 8 मिनट या 8.5 मिनट। तो अब आपके पास एक छोटा सा काम हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम करके आप इसको बताओ और अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करो कि भाई हमको आइडिया भी पता है और हमको वैल्यू भी पता है। 8.5 मिनट यानी कि इसको 60 सेकंड बना देंगे तो जो भी ये डिस्टेंस आएगा सॉल्व करो तो आपको सन का और अर्थ का डिस्टेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसकी स्पीड जो है वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। स्पीड जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। जैसे आपके पास कोई व्हीकल है और आप उसको बोलो कि मैं इसको 60 की स्पीड पे चलाता हूँ, चला के दिखाओ पीक आवर्स में किसी मेन मार्केट में, नहीं ना। यानी कि मीडियम डिसाइड करता है कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। अब आप वही वाली व्हीकल को हाईवे पे चला रहे हो तो 60 बाउंड्री नहीं है, आप चाहे 70 पे चला सकते हो, 80 पे चला सकते हो, ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। स्पीड अपनी उतनी रखो जितनी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन फ्रॉम पॉलिश सरफेस सच एज मिरर, इस वाले फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे और इसको अपन को पढ़ना होता है। दूसरे मीडियम में जाना होता है तो उसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इतनी बात मुझे लगता है इससे आपको पता चली। तो थोड़ा सा इस वाली बातचीत का डिस्कशन करें, जो हमने सेकंड स्लाइड में सीखा। क्या बताया मैंने कि लाइट के पास दो नेचर हैं। कौन कौन सा? वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। 11th 12th की स्टडी में हम दोनों पढ़ते हैं, अभी हम 9th 10th में जो पढ़ते हैं ना वो सिर्फ हम पार्टिकल नेचर को ही बात करेंगे, यानी कि ये हमारा बेसिक रहेगा। ये लाइट के नेचर को मैंने बताया। दूसरी बात मैंने बताई कि वेलोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। एक बात जो मैंने बताई नहीं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स है। मतलब जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा ना एफ चेंज नहीं होता। इसका मतलब बोल सकते हैं v इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बोले ये कैसे लिख दिया? अभी भी बताया था ना पहले, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा। इस वाले रिलेशन से मैं बता रहा हूँ v इक्वल टू एफ लैम्डा से कि ये हमको पता होना चाहिए। थोड़ा सा ये दबता है तो आप इसको बाहर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक इसको देखा। और कोई प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको बताई है इसको आप समझ सकते हो यहाँ पे, पिछले वाली स्लाइड का किसी को कुछ याद हो तो? हाँ, बहुत सही। मैंने बताया था स्पीड, वेलोसिटी, लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ इसको आप बोल सकते हो कि ये वैक्यूम की है। मीडियम में आने में ये स्पीड कम हो जाती है। मीडियम में वेलोसिटी 3 × 10⁸ से कम हो जाती है।
अब ये 3 × 10⁸ है ना बच्चों, ये भी एक ऐसा नंबर है जो हम उनको ध्यान मतलब रट तो लेते हैं, पर आपको इसका सेंस याद रहना चाहिए। मतलब मैं इसको 2-3 अलग टर्म में बोलूंगा। 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड। ठीक है, यानी कि मून से अर्थ तक जो लाइट आएगी, ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन, सन की लाइट है वो, तो उसको आने में लगभग 1 सेकेंड से कुछ ज्यादा समय लग रहा हो। मून से अर्थ तक जो लाइट आ रही है वो तो मैंने बताया, बट सन से अर्थ तक जो लाइट आती है उसका जो टाइम है वो है कितना, 8.5 मिनट। ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है, कुछ 8.48 करके सेकंड होता है। अब दूसरा मैंने आपको टास्क दिया था क्या, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम करके हम बता पाएंगे कि सन का और अर्थ का डिस्टेंस कितना है। तो ये कुछ कुछ बीच में हमने जो देखा की बात करी। अब अपन अगले डिस्कशन पे आते हैं कि आखिर न्यूटन ने इसके लिए क्या थ्योरी दी। न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है वो पार्टिकल है, और कैसा है वो, कॉरस्पिकुलर थ्योरी बोली उसको। तो हिंदी में कणिका बोलते हैं, कणिका, यानी कि पार्टिकल। बोले पार्टिकल का जैसा बिहेवियर है किसका, लाइट का। इसके लिए उसने बोला जैसे कंचे नहीं होते, बॉल्स आपको दीवार पे मारो या सरफेस पे मारो तो ठप्पा खा के जाएंगे, ये आएगी और टिप करके दूसरी तरफ चली जाएगी। ये किस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे होंगे वो, रिफ्लेक्शन। आई लाइट और टिप करके चली गई, लाइट आई और टिप करके चली गई। उन्होंने ही सबसे पहले बोला कि ये जो सरफेस है इसको तो आप पॉलिश करो तो लाइट को दूसरी तरफ मत जाने दो, यानी क्या बना लो, मिरर। ये जो है हमारी इंसिडेंट हो जाएगी, ये जो है हमारी रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, और यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक नॉर्मल। लाइट की पार्टिकल थ्योरी को बताने का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया ना, वो दिया बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ज्यादातर लोगों को ये लगता है, हमारे बच्चों को, कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला, जिसके लिए वो ज्यादा फेमस है। पर भैया प्राइज तो तब मिलेगा ना जब लोगों को थ्योरी समझ में आया। उस समय कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, इतने सारे हमको एविडेंस ही नहीं मिले। बट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया बाय आइंस्टाइन। उनके अकॉर्डिंग लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है और इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराती है। अब देखो 9th या 10th के स्टूडेंट्स को ये फिनोमिना नहीं पता है ज्यादा। 11th क्लास में केमिस्ट्री में आप इसको पढ़ना शुरू करते हो, और फाइनली 12th क्लास की फिजिक्स में इसको कंप्लीट करते हो। बट आप इसको सोलर सेल मान सकते हो मोटे मोटे रूप से, ऑल्दो ये वो नहीं है। तो बता रहा हूं मैं आप पर, ये मानो कि लाइट आई, इंटरेक्शन हुआ, और यहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इलेक्ट्रॉन्स से कलेक्ट करके हमने करंट ऑब्टेन कर लिया। वेव नेचर ये बोलती है कि यहाँ जो सरफेस पर आपने दिया ना वो वेव के फॉर्म में आया है और ये वापस गया है। ये जो थ्योरी है इसको देने का काम न्यूटन के एक सक्सेसर ने करा, सक्सेसर ने, इसका नाम था हाइगन, हाइजेंस, हाइगन थ्योरी बोलते हैं इसको। इसको भी हम डिटेल में 12th में ही पढ़ते हैं। बट उनके अकॉर्डिंग लाइट कैसा बिहेवियर शो कर रही है, वेव नेचर। ठीक है, जैसे यहां पर एक ग्लास हमको दिया, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, आस पास यहां से जो लाइट आएगी वो दूसरे मीडियम में इजीली चली जाएगी, इसमें कोई बात ही नहीं है। इसको अपन ने बोला है ट्रांसपेरेंट।
जो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल हैं वो कौन सा हो सकता है, जैसे पैराफिन वैक्स। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब जिससे लाइट पास नहीं होगी, जो भी आएगी वो लाइट इसमें ट्रैप हो जाएगी। दूसरी तरफ से देखने पे आपको यहाँ पे सन्नाटा दिखेगा, यहाँ लाइट नहीं दिखेगी, मतलब अंधेरा दिखेगा। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो रास्ते में पूरी तरह से रुकावट पैदा कर देते हैं, उनको हम ओपेक बोलते हैं। ठीक है, आपका बैग, पर्सन, कुछ भी चीज मान सकते हो आप। तो अब इसके बेस पर जो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तैयार होते हैं। देखो, आपको 10th बोर्ड की एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। 10th बोर्ड का जो करंट सर्कुलर है सीबीएसई का 25-26 के लिए, तो ये जो दो चैप्टर हैं आपके, वो 12 नंबर के हैं, मार्क्स के हैं आउट ऑफ 80। ठीक है, 80 में से 12 मार्क्स का कंटेंट जो है वो अपन ऐसा मानो कि इस समय पढ़ रहे हैं। 12 मार्क्स हमारे तैयार हो रहे हैं। इसको सीबीएसई बोलती है कि ये आपका क्या तैयार हो रहा है, नेचुरल फिनोमिना की स्टडी हो रही है। तो इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज द वेव लेंथ रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। वेव लेंथ ऑफ द लाइट रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी जो मैंने बताया अभी आपको। प्रोवाइड एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप। कौन सा एग्जाम्पल, विबग्योर वाला, वायलेट का रेड से कंपेयर कर दो। एक्सप्लोर द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी फॉर लाइट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वांटम थ्योरी। ये अभी हमारे काम का नहीं है, ये भी अपन काम की बात नहीं करते इस। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होता है वो इस बात का कि लाइट का प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है। तो देखो, एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है इसके लिए, कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया। देखो, इस चीज को देखना है हमको, है ना। हम्म, देखो यहाँ पर ये पर्सन ने क्या करा, इसने एक होल किया कार्डबोर्ड में, एक कार्डबोर्ड में होल किया, एक कार्डबोर्ड में होल किया, यहाँ पर एक कैंडल लिया, तो कैंडल की लाइट उसको सीधी सीधी दिख गई। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट को मौका मिले तो वो कैसे जाती है, हमेशा सीधे। और ये कोई याद करने वाली बात नहीं, बहुत ही नॉर्मल ऑब्वियस सा फिनोमिना है कि अगर आपने टॉर्च को लेके सामने की तरफ पॉइंट किया, जैसे आपने लेजर लिया, आप लेजर को सामने की तरफ पॉइंट करोगे तो वो सामने ही जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि वो इधर चली जाएगी या इधर चली जाएगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोल रहे हैं, कि लाइट आई, ये सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इससे वापस चले गए। इस फिनोमिना का रिजल्ट ये होता है कि हमको इमेज दिखती है। इमेज फॉर्म कैसे होती है ये भी बना के देखते हैं। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके बारे में बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, कि यहाँ पर हम एक, ये सबसे पहली बात कि यहाँ से हमारी एक्चुअल 10th क्लास की ऑप्टिक्स स्टार्ट होती है। इससे पहले जो हमने 30 मिनट यूज करे हैं, इन्वेस्ट करे हैं, वो सिर्फ आपका एक बेसिक माइंड सेट करने के काम आती है, यानी कि हम रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए मेंटली तैयार है। बूट कैंप मान लो आप इसको, बूट क्लास, कि हमने अपने आप को तैयार कर लिया है, कमर कस ली है, और हम आगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इससे भी आगे की बातें करेंगे। ओके।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस ठीक लगी होंगी। जैसा भी हो अपना फीडबैक दीजिए। हम इन क्लासेस में रेगुलर इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। आपको मैं एनिमेशन के हेल्प से बताऊंगा, पर ध्यान रखना किसी भी तरह से क्लास की सिंसियरिटी कम नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी पढ़ रहे हो उसको सबको साथ साथ धीरे धीरे नोट्स बनाते हुए लिखना है। 3 बार पढ़ने का हमारा रूल है। ये बूट कैंप की क्लास है, यानी कि बेसिक फंडामेंटल्स की क्लास है, जिसमें सिर्फ आपको समझना था। आपको ये बात अगर नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को एक बार से ज़्यादा नहीं देखेंगे, मतलब एक बार प्लस एक बार। दूसरी के बाद तीसरी बार देखने का मतलब बेकार है। अगर हमारा मेंटल लेवल इस पर है कि हमको कोई भी चीज़ 2 बार से ज़्यादा समझ में आ रही है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। ओके, थैंक यू।